आपने दिवाली पे रॉकेट तो चलाया ही होगा, जो पहले बहुत तेज ऊपर जाता है और फिर आसमान में फटता है और फिर जमीन पर आकर गिरता है और खत्म हो जाता है। बस ऐसी ही हालत एक टेलीकॉम कंपनी की हुई जिसका नाम है एयरसेल। आज टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनीज मार्केट की लीडर बनी हुई हैं वो है जियो और एयरटेल। लेकिन जियो के मार्केट में आने से पहले मार्केट में और भी प्लेयर्स थे, जैसे आइडिया, बीएसएनएल, डॉल्फिन, एयरसेल। और ये एयरसेल कोई छोटी कंपनी नहीं थी, ये इंडिया की टॉप 5 टेलीकॉम कंपनीज में से एक थी। यहाँ तक कि जिस टाइम सारी कंपनीज जैसे एयरटेल, आइडिया, टाटा डोकोमो 2G और 3G सर्विसेज ही देते थे, उस टाइम एयरसेल 4G सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स को ब्रांड एम्बेसडर रखने वाली कंपनी एकदम से कैसे खत्म हो गई, और कैसे इस कंपनी की ये हालत हो गई कि इसके पास अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए पैसे भी नहीं थे और ये बैंकरप्ट हो गई। तो चिन्नाकरन शिवाकरन जो तमिलनाडु के गांव में रहते थे, जब 90s में गवर्नमेंट ओपन इकोनॉमी लेकर आई थी, तब फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में रास्ते खुल गए थे और खुद इंडिया में ही टेलीकॉम सेक्टर के साथ हर सेक्टर में बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी आने लगी थी। और इसी चीज का फायदा शिवाकरन जी ने भी उठाया। उन्होंने 1999 में एक कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम था श्रीनिवास सेलकॉम लिमिटेड। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्हें लगा कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद भी रहे और वो थोड़ा अर्बन भी साउंड करता हो। इसीलिए 1999 में ही इन्होंने कंपनी का नाम चेंज करके एयरसेल रख दिया। तो क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में आ रहे थे, तो इन्हें लगा एक अच्छे टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए और अच्छे नेटवर्क के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने अपने शहर से ही शुरुआत कर दी। इन्होंने तमिलनाडु के अंदर नए नए टावर्स लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये समझ गए थे कि एक बार इन्वेस्ट करके स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो और कस्टमर को अपने साथ जोड़ते रहो और मंथली सब्सक्रिप्शन लेते रहो और फिर बस बिजनेस सेट है। और ऐसा हुआ भी। इनके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और सर्विसेज की वजह से पूरे तमिलनाडु में एयरसेल डोमिनेट करने लगा। और फिर एयरसेल ने प्लान किया कि अब वो रीजनल कंपनी नहीं, नेशनल कंपनी बनेंगे। इसलिए उन्होंने बाकी दूसरी स्टेट्स जैसे उड़ीसा, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे और ये वहां पर भी बहुत सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन बाकी और भी कंपनीज होने के बाद भी एयरसेल आम लोगों को क्यों पसंद आ रहा था, इसका एक रीजन ये था रीजनल लैंग्वेज। तो जब कोई एक राजस्थानी आदमी मुंबई में किसी दूसरे राजस्थानी आदमी से मिलता है, तो वह उससे अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करता है। रे भाया कटे के हो, क्योंकि अपनी रीजनल लैंग्वेज में एक अपनापन की फीलिंग होती है। ऐसे ही जब लोगों को एयरसेल कंपनी से कंटेंट और सर्विसेज उनकी लोकल लैंग्वेज में ही मिलने लगी, तो उनको ये बहुत पसंद आने लगा। इसके बाद मलेशिया की एक कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने एयरसेल के 74% शेयर्स खरीद लिए और इस डील से एयरसेल को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिला उसे इन्होंने यूज किया अपने यूजर्स बढ़ाने में और अपने कस्टमर्स के लिए नए कॉम्पिटिटिव प्लान्स लॉन्च करने में। नेक्स्ट 3G। मई 2010 में एयरसेल ने 65 बिलियन देके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में स्पेक्ट्रम परचेज करे। लेकिन ये स्पेक्ट्रम होता क्या है? अगर आप अपने फोन से कॉल करते हो या इंटरनेट चलाते हो, तो आप जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, वो सब वायरलेस मोड से होता है। तो वायरलेस मोड से डेटा ट्रांसफर करने का काम स्पेक्ट्रम करता है और ये स्पेक्ट्रम फ्री नहीं होते। इन स्पेक्ट्रम को परचेज करने के लिए बोली लगाई जाती है। जो कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाती है उसी को स्पेक्ट्रम यूज करने का लाइसेंस मिलता है। और इसी स्पेक्ट्रम परचेज करने में ही एयरसेल ने टोटल 79 बिलियन खर्च कर दिए थे। और अब तक एयरसेल के इंडिया में 50 लाख यूजर्स हो चुके थे। और फिर 2011 में एयरसेल ने एप्पल के साथ टाई अप किया और iPhone 4 का लॉन्च पार्टनर बन गया, जिसका एयरसेल को बहुत फायदा हुआ। इसके बाद जून 2010 में एयरसेल ने फिर 34.34 बिलियन खर्च करके 4G स्पेक्ट्रम परचेज कर लिया था। और ये सर्विसेज इन्होंने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट में देनी शुरू कर दी थी। और अब एयरसेल पहली ऐसी कंपनी बन गई थी जो 2G, 3G और 4G तीनों सर्विसेज एक साथ दे रहे थे। 2G नेटवर्क में आपने अपने फोन में देखा होगा कि नेटवर्क के पास या तो G या फिर E लिखा आता था। लेकिन 2G नेटवर्क के साथ ये प्रॉब्लम होती थी, या तो आप कॉल ही करोगे या फिर इंटरनेट ही चला सकते हो। लेकिन 3G 2G से बेटर होता है, जिसकी डाउनलोड स्पीड अप टू 8 MBPS की होती है। और ऐसे ही 4G नेटवर्क, जिसमें आप कई बार अपने फोन में नेटवर्क के पास LTE लिखा देखते होंगे और इसकी डाउनलोड स्पीड अप टू 80 MBPS तक होती है। अब ऐसा नहीं है कि एयरसेल सिर्फ एक्सपेंशन और पैसा कमाने में लगा हुआ था, ये अपने एम्प्लॉयज पर भी बहुत ध्यान देते थे। ये उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सी ट्रेनिंग्स भी करवाते थे। तो यहाँ तक तो एयरसेल का कारभार बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन इसके बाद का रास्ता एयरसेल के लिए आसान नहीं रहा।
उनके सामने एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम नंबर 1, केस। एयरसेल पर एक केस चलने लगा। मलेशिया की कंपनी जिसका नाम मैक्सिस कम्युनिकेशन था, उसने एयरसेल के 74% शेयर खरीद लिए और बाद में बचे हुए शेयर्स भी इसी कंपनी ने खरीद कर पूरी कंपनी को खरीद लिया। एयरसेल के फाउंडर शिवाशंकरन ने कई बार इंटरव्यू में कहा था उन्हें अपनी कंपनी को सेल करने के लिए फोर्स किया गया था और उन्हें ये फोर्स किया गया था कि वो अपनी कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन को ही बेचे, वो भी बहुत कम प्राइस पर। और उन्हें फोर्स करने वाले और कोई नहीं उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर ही थे, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्टर की अपनी एक डीटीएच कंपनी थी जिसे मैक्सिस कम्युनिकेशन से 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी। प्रॉब्लम नंबर 2, लाइसेंस स्कैम। बात है साल 2006 की, जब 2G स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन किए गए थे और इस ऑक्शन में 122 लाइसेंसेस इशू किए गए थे और जिन प्राइवेट कंपनीज को ये लाइसेंसेस इशू किए गए थे उनमें से एक एयरसेल भी थी। जब साल 2009 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लाइसेंसेस गलत तरीके से दिए गए हैं। ऑक्शन का मतलब होता है जो भी कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाएगी उसे ही लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन इन ऑक्शन में सब पहले से ही सेट था किस कंपनी को लाइसेंस देना है और किस प्राइस पर देना है। इसीलिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करप्शन होने की वजह से सभी 122 लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए थे। अब एयरसेल की हालत और खराब हो गई थी। एक तो सारे पैसे चले गए थे और लाइसेंस भी नहीं मिला था और फिर इन्हें दोबारा लाइसेंस लेने के लिए भारी डेट लेना पड़ा और इसके अलावा इनके ऊपर जो केस चलने लगा था वो अलग। प्रॉब्लम नंबर 3, रिलायंस मर्जर। फिर इन्होंने बहुत कोशिश करी किसी बड़ी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके या मर्ज होकर बिजनेस चलाया जाए। इसीलिए इन्होंने आरकॉम के मालिक अनिल अंबानी से भी बात की। वैसे आरकॉम की हालत भी उस टाइम कुछ खास अच्छी नहीं थी और यही देखते हुए अनिल अंबानी ने भी इन्हें मना कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 4, जियो एंड कस्टमर लॉयल्टी। जियो के मार्केट में आने से पहले एयरसेल का मार्केट शेयर 8.5% था, लेकिन जियो जब मार्केट में आया तो उसकी स्ट्रेटेजी यही थी कि जल्दी से जल्दी जियो के सब्सक्राइबर बढ़ाए जाएं और इसके लिए मुकेश अंबानी ने 1.5 लाख करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट करके लोगों को अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट और कॉल देना शुरू कर दिया, जिसके सामने एयरसेल कहीं भी टिक नहीं पा रहा था और इसके कस्टमर्स भी अब जियो में शिफ्ट होते जा रहे थे, क्योंकि कस्टमर तो वहीं जाएगा जहां उसको सस्ती और अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। प्रॉब्लम नंबर 5, स्टॉपेज ऑफ सर्विसेज। अब एयरसेल के पास फंड्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे। ना तो वो सर्विसेज के लिए बाकी कंपनीज को पैसे दे पा रहे थे और ना ही अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पा रहे थे और ऐसे करके उनके ऊपर 15,000 करोड़ का डेट चढ़ चुका था और थक हार कर उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। प्रॉब्लम नंबर 5, लॉयल्टी इशू ऑफ कस्टमर्स। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था टेलीकॉम मार्केट और ज्यादा कम्पिटिटिव होती जा रही थी। टाटा डोकोमो, एयरटेल और बाद में जियो, इन कंपनीज के डिस्काउंटेड प्लान के आगे एयरसेल अपने कस्टमर को रिटेन नहीं रख पा रहा था, क्योंकि पहले ही ये भारी कर्जे में दबे हुए थे, प्रॉफिट हो नहीं रहा था और दूसरी कंपनीज के सस्ते प्लान्स को देखकर इनके कस्टमर भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।